गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है? बताओ, सब लोग बताओ। हेलो। गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताइए। जी सर, आ रही है। हाँ, गुड कौन इवनिंग है? सर। स्नेहा, सविता, शैलवी, हाशमी, प्रिया जी, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये है आपका, आज तारीख है आपकी 11 अप्रैल है, जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद के थ्रू, ई शिक्षा संवाद समूह के थ्रू हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग का पीजीडी का भी सिलेबस आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस आता है, और आप पीएचडी इंट्रेंस जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए भी यह सभी क्लासें हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट 2 को आज की डेट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन डी हम लोगों को पढ़ना है। सेक्शन डी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? उससे पहले हम लोगों ने सेक्शन सी पढ़ा है। सेक्शन सी में हम लोगों ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो बताओ, सविता और सैलवी सुबह वाली क्लास में थी, बाकी और कोई नहीं था। ठीक है, तो सुबह वाली क्लास जो है उसको अभी कल सुबह जो है वो आपको वीडियो मिलेगी, ये वाला भी और जो सुबह लिया है, दोनों दोनों वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है। जी हाँ, ठीक है। तो सुबह जो पढ़ा था, नोट किया था हम लोगों ने? बताओ। जी सर। जी सर। हाँ, हम लोगों ने सुबह जो है मैक्रो टी मैक्रो और माइक्रो पढ़ा था। तो मैक्रो माइक्रो में प्रिया जी भी सुबह थी, याद आया मुझे, क्योंकि प्रिया जी ने ही मैक्रो हाँ माइक्रो की डेफिनेशन भी बताई थी हम लोगों को ना। तो प्रिया जी भी हम लोग के साथ जुड़ी थी सुबह वाली क्लास में। ठीक है। सीधे माइक्रो माइक्रो कौन था? माइक्रो माइक्रो सुने। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है क्या? हेलो। आपकी वॉइस से आपकी तबीयत ठीक है क्या? सर उनका रोजा चल रहा होगा ना, रोजा, हाँ उसके हाँ वजह हाँ। से वो कठिन फास्ट रहते हैं। हम्म। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? मैक्रो माइक्रो एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे ना अपनी क्लास में। कल आज सुबह वाले किसी ने बोल दिया था मैक्रो माइक्रो के लिए सर हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मैक्रो हमारी माइक्रो तो एनर्जी आ गई। छोटे लेवल पे है। अरे सविता मैम ऐसे मत बोलो। माइक्रो जो होता है वो तो हमारा छोटे लेवल पर होता है, मैक्रो जो होता है बड़े लेवल पर होता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। गुड। नहीं सही। हाँ, और कोई भी कुछ बोलना चाह रहा है बोले। सर मैक्रो को हम स्थूल कहते हैं हिंदी में, और माइक्रो को सूक्ष्म कहेंगे। और ठीक। आपने पूरा डील किया था कि माइक्रो मैक्रो क्या है। मैक्रो में हम पूरा जैसे कि समय दिशा निर्दिष्ट करेंगे, एक बड़ी इकाई को ही संबोधित करता है। फिर जी बिल्कुल। और ये जो हाँ, है गतिविधि की निरंतर श्रृंखला है, जो माइक्रो होता है वो छोटे लेवल पे होता है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको मैंने बताया था आपको, दो थ्योरीज बताई थी। कौन कौन सी? एक सिग्नलिंग थ्योरी बताई थी, और दूसरा कौन सा बताया था हम एक लोगों ने ह्यूमन आपको? कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मानव पूंजी सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों को बताया था। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या बताया था? क्या अपोजिट, क्या पॉजिटिव, क्या निगेटिव था उसमें मॉर्निंग वाली क्लास में? बताओ। सर ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें नॉलेज, सोशल, पर्सनल एनालिसिस होता है, पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू आता है। और सिग्नलिंग में जो हमारा मार्कशीट, जो हम डिग्री हासिल करते हैं, वो हम्म। हमको संकेत देता है हमारे बारे में कि हम
किस स्टेज पे हैं, और उस हिसाब से हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में हेल्प करता है सिग्नलिंग थ्योरी। जैसे सर नेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये सिग्नलिंग थ्योरी का हमारा एग्जाम्पल। बिल्कुल, सिग्नलिंग थ्योरी का हम एग्जांपल दे सकते हैं कुल मिला के। हाँ, और इसमें डिटर्मिनेंट्स का वो बताया था आपने कि 4 होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, टेक्नोलॉजी और गुड सर्विस। और 2 चीज और बताया था कि मानव पूंजी सिद्धांत के विरोध कौन सा सिद्धांत आया। हाँ, तो विरोध हम में इसमें जो लिखेंगे इम्पोर्टेंट बताया था हमने कि जो सिग्नलिंग क्वेश्चन बन थ्योरी। सकता है ना, हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये और देखना एक है हम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन बना था कि मानव पूंजी सिद्धांत के विरोध में कौन सा मॉडल आया था। तो ये हाँ, वाला मॉडल था लेबर मार्कर मॉडल, लेबर मार्केट, हाँ, मार्केट मॉडल, लेबर मार्केट मार्केट मॉडल। हाँ, लेबर मार्केट मॉडल, लेबर मार्केट मॉडल। ठीक है, इसी से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के विपरीत कौन सा मॉडल आया, या फिर आ सकता है कि आपका ये किससे रिलेटेड आप बता रहे थे, सिग्नलिंग थ्योरी जो सिग्नलिंग हमारे थ्योरी। डिग्री तो हम सिग्नलिंग हासिल थ्योरी करते के हैं। अंतर्गत कौन सा मॉडल यूज करते हैं, या किस मॉडल का हम प्रयोग करते हैं, लेबर मार्केट मॉडल। क्योंकि इसको इसलिए बताया था क्योंकि लेबर मार्केट मॉडल लेबर को जब कभी हम लोग जोड़ते हैं तो ह्यूमन से हम लोग जोड़कर बताते हैं, इसलिए वहां यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज्यादा थी। लेकिन अब हम आगे चलेंगे, आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर अब हम लोगों को नई सेक्शन डी में क्या पढ़ना है। तो सेक्शन डी में राजनीति और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, शिक्षा की राजनीति संबंधी जो दृष्टिकोण है आपका उदारवादी दृष्टिकोण है, तथा उदारवादी, रूढ़िवादी तथा समालोचनात्मक, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसमें अगर हम कहा जाए कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आप बोलेंगे लिबरल, ठीक, लिबरल होगा, कंजर्वेशन होगा एंड क्रिटिकल होंगे। कौन होंगे, उदारवादी, रूढ़िवादी तथा समालोचनात्मक। ठीक है, क्रिटिकल मीन्स समालोचना होती है, कंजर्वेशन मीन्स रूढ़िवादी होता है, लिबरल मीन्स उदारवादी होता है। ठीक, तो ये सब सिलेबस, मैं जब सिलेबस आपको पढ़ा रहा था कि सिलेबस में हम लोग के क्या क्या है, तो वन बाय वन सिलेबस को पूरा मैंने डिट्टो याद कराया था। अगर आप उसको भी अगर आप पढ़ के जा, उसको भी अगर आप कंटिन्यू वे में वीडियो देखते उसको नोट्स बनाए होंगे, तो मेरा मानना है कि वहां से काफी क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर होते जा रहे होंगे वहां पर। ठीक है, तो जब कभी कोई यूनिट, जैसे मान लो जिस दिन आपको पढ़ाना है हमें और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरे माइंड में कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो प्रीवियस में मैंने सिलेबस समझाने का काम किया था ना, सिलेबस समझाने वाला पूरा का पूरा चीजें खोल कर देख लो, वहां पर मैंने कॉम्परेटिव वे में सब चीजों को बताया था। एक छोटा से केवल सिलेबस को समझाने के लिए मैंने उस पूरे के पूरे ग्राफ बनाया था, तो उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं बताएगा, सब कुछ बताकर तब हम चल रहे हैं। एक बहुत सूक्ष्म स्तर से बहुत जीरो पॉइंट से हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के सामने आता है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप किसमें देखना है, पॉलिटिकल में। ठीक है, पॉलिटिकल में, और किसमें देखना है, पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में देखना है। ठीक, पॉलिटिक्स में, और किसमें देखना है, एजुकेशन में। ठीक, एजुकेशन में, इन दोनों में देखना है। जब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन कैसे मिलेगा, इसमें कहते हैं एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंजॉय अ सिम्बायोटिक, ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको लिख लेना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, क्या करें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध, सहजीवी
संबंध की बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि क्या है इन दोनों में, पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में सहजीवी। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लोग जानते होंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कहते हैं कि राजनीति और शिक्षा जो है एक सहजीवी संबंध रखते हैं, अर्थात शिक्षा जो है राजनीति को प्रभावित करती है और इसके विपरीत राजनीति भी शिक्षा को प्रभावित करती है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कह रहा कि दैट इज एजुकेशन अफेक्ट पॉलिटिक्स एंड विया वर्सेस, ठीक, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वही कहता है कि एजुकेशन और लैक देयर ऑफ इन्फ्लुएंस द collective intellect goal and values of the body politic, ठीक है, बॉडी पॉलिटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, कहता है कि शिक्षा ये है जहां पर कहते हैं कि जहां शिक्षा की कमी हो, सामूहिक बुद्धि की कमी हो, लक्ष्यों को प्रभावित करने की कमी हो, तो वहां पर राजनीतिक मूल्यों को ज्यादा आगे रखकर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में संबंधों को दिखाना है। तो यदि किसी के पास किसी भी चीज की एबिलिटी नहीं है तो उसको उस एबिलिटी को प्रभावित किस तरीके से कर रहा है, उसको रोकने के लिए एक कारक दूसरे कारक को जो है सहायता प्रदान करता है। सहजीवी का मतलब यही होता है। सहजीवी का मतलब एक तरीके से जान लो कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो आपस में सहजीवी होते हैं, जीवित होते हुए एक दूसरे पर आश्रित भी नहीं होते और एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, ठीक है, कुछ चीजों के लिए आश्रित है, कुछ चीजों के लिए आश्रित नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही समझ लो इसको, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स की बात, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते लेकिन कुछ चीजें इनमें भिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, बताओ इतनी चीजें। सर सहजीवी का मतलब तो ये होता है कि दोनों का एक दूसरे पे मतलब पूरी तरह से ऐसा संबंध जो के बिना दूसरा न चल सके। सहजीविता की बात सबसे पहले बायोलॉजी में आई थी। उसमें से देखिए ना, भैंस के शरीर पे जो वो किडनी क्या बोलते हैं जो पड़ा रहता है वो उससे लेता है और हाँ दोनों को बेनिफिट होता है। सहजीवी का उदाहरण हमेशा वो दिया जाता है ना इन्वायरमेंट मतलब सब्जेक्ट में। हाँ उसी में है कि जैसे उसी में है ये सहजीवी का टर्म वही आता है। सहजीविता का मतलब कि ना उसका उसके बिना चल पाएगा ना उसका उसके बिना चल पाएगा। जिसको कह सकते हैं जैसे कोरिलेशन को हम ले सकते हैं, कोरिलेशन में भी दोनों एक दूसरे को बराबर हद तक प्रभावित करें। अगर प्रभावित नहीं करेंगे तो वो कोरिलेशन नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार सहजीवी में भी होता है कि दो लोग एक दूसरे को अगर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे तो वो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये एग्जांपल आपके लिए बेटर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको समझने के लिए समझाने के लिए आपका, ठीक है। उसमें से एक भी चीज अगर नहीं रहती तो काफी चीजें प्रॉब्लम देखने को हम लोग को मिलती है। अब इसमें कहता है कि इसी के साथ साथ इसमें अप्रोचेस कुछ आते हैं। तो इसके अप्रोचेस क्या होते हैं? हाँ, इसके अप्रोचेस क्या क्या होंगे? सबसे पहले बिहेवियरल है आपका, अप्रोचेस है। उपागम जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के या राजनीति के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीति के उपागम में सबसे पहले बिहेवियरिज्म है आपका, ठीक है, बिहेवियरिज्म है आपका। ठीक, बिहेवियरिज्म जिसको बोलते हैं व्यवहारवाद होता है। फिर दूसरा आपका क्या होता है? थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, मतलब सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम एनालिसिस है, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस है। फिर इसके बाद रेशनल चॉइस है आपका, रेशनल चॉइस है आपका,
ठीक, ये तीन हम लोगों को मिलते हैं, जिसको इसमें कहते हैं व्यवहारवाद होता है। व्यवहारवाद को हम लोग मनोविज्ञान में ढेर सारी चीजें पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब लगातार कई एक ही चीज को कई बार करते हैं तो वो अपने अपने आप जो है हम लोग उसको सीख जाते हैं। तो वही व्यवहारवाद की कहानी है। वही सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण, ठीक, प्रणाली विश्लेषण ये हमको यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेगी, ये हमको यूनिट 8 में पढ़ने को मिलेगा। और रेशनल चॉइस हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। रेशनल चॉइस का मतलब होता है तर्क संगत विकल्प। क्या होता है, लिख लो, तर्क संगत विकल्प। ठीक है, तर्क संगत विकल्प होता है इसमें। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स है। तो व्यवहारवाद को हम साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको हम लोग यूनिट 8 में पढ़ लेते हैं। बचा ये रेशनल चॉइस होता क्या है। तर्क संगत रेशनल चॉइस का मतलब होता है कि हमारे सामने 2 तर्क, हमारे सामने कई प्रश्न होंगे या कई सवाल के जवाब मेरे पास होंगे, लेकिन या हम कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए हमें कई प्रकार के रास्ते मिलते हैं। ठीक है, उस कई प्रकार के रास्तों को जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है कि उसमें से हमें चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है सही चीज का। जब सही चीज का चुनाव करते हैं तो चुनाव में ही आपको इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, चुनाव में ही हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि हम ये लॉजिक लगाते हैं कि इन फ्यूचर हमारे लिए कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर होगी। उसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, तो इसी को रेशनल चॉइस बोला गया है कि हमारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, कि हम अपने तर्कों से लगाते ना कि हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब यही तर्क, यही रेशनल चॉइस की वजह से हमारी लाइफ जो है इजी होती है, और इसी रेशनल चॉइस की वजह से हमारी लाइफ टफ भी होती है। अब कैसे, कुछ लोग कुछ लोग जो है अपनी वाहवाही कराने के लिए कठिन रास्तों को चुन लेते हैं। वो जानते हैं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो अपनी योग्यता से ज्यादा उस वर्क को करना चाहते हैं, तो वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। हम लोग जानते हैं, हम लोगों मतलब कहें कि स्वयं को स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं क्या काम नहीं कर सकते। अभी आज को मुझे कोई कह दे कि मनोज तुम्हें आईएएस बनना है, तो हम जान रहे ना कि आईएएस वाली पढ़ाई अलग है, उसको हम नहीं कर सकते। हाँ, जिस काम के लिए हम लगे वो काम हम कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन हमें समस्याओं का सामना नहीं करना है। मतलब जो हमें आसानी से चीजें मिल जाए। 4 ही विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर होगा। अब हमें कोई कह दे कि हाँ आप जो है प्रधानमंत्री बन जाओ, और मुझे कोई चैलेंज कर दे कि हाँ बन के दिखाओ, तो हम भी एक्सेप्ट कर ले, बनने के लिए तैयार हो जाए। तो इस उम्र इस अवस्था में आके अगर हम कहें कि वो बनेंगे तो वो बहुत दूर की बात है। ठीक है, उसमें समस्याएं होगी, हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं बन जाए, लेकिन हमें ऐसा रास्ता चुनना है। तो इसीलिए विकल्प दिए जाते हैं। विकल्पों को चुनने का प्रयास जो करते हैं वो प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। तो क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, बताओ। बाकी और किसी को अपने पॉइंट्स देने हो तो जरूर बोले ना, आप लोग भी पॉइंट्स दिया करो, क्योंकि आप लोग के भी पॉइंट्स काफी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलो सर, जो ये टर्म है आपका, मतलब इसकी हेडिंग ये है ना कि हेडलाइन की मतलब एजुकेशनल लिबरल कंजर्वेटिव और क्रिटिकल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। इस चीज को मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ एक टर्म दिया गया, बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस और थ्योरी ऑफ पर्सनल चॉइस। मुझे लगता है कि जो ये हेडिंग के अंतर्गत जो ये 3 बातें कही है, उसमें ये है कि जो पॉलिसीज जो हम लगाएंगे, लागू करेंगे एजुकेशनल सिस्टम में, उसमें 3 बात का ध्यान रखेंगे। क्या वो चीज जो हम लागू करने जा रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से सही है, और पूरे तंत्र का हम एनालिसिस करेंगे कि वो तंत्र पर लागू करना कितना सही है, और इसके बाद क्या तर्क संगत है ये जो लागू करने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते ही हम कोई चीज लागू करेंगे। दैट्स वाई तीनों टर्म अंडर ब्रैकेट में करके दिया हुआ है। ऐसा लगा।
ठीक, बहुत बढ़िया। अब सविता जी आप भी बोलो। जी सर, सिलेबस में ऐसे ही दिया है जैसे प्रिया मैडम ने बोला ना, वैसा ही दिया है। हाशमी जी आप बताओ। जी सर ऐसे ही है। क्या ऐसे रिपीट करो, जरूरी नहीं कि उन्होंने जो बताया वही वही वो सही है, लेकिन आप भी उसी चीज को रिपीट तो करो। चलो सोनाली आप बताओ, उस चीज को रिपीट करो जो आपको समझ में आता है। जी सर। बताओ। सर जैसे कि 2 में दिया हुआ है जैसा कि अप्रोचेज है सर, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स को किस तरह से समझना है, तो वो एक चीज है कि आप किस तरह के अप्रोचेस डालते हैं, वो देखना है अंडरस्टैंडिंग में। और आप जो बता रहे थे सर कि बिहेवियरिज्म है, सिस्टम एनालिसिस और रैशनल चॉइसेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, वो है सर। और उसके जो पर्सपेक्टिव थे सर कि पॉलिटिक्स में किस तरह से लिबरल, कंजर्वेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को हम किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से एडुकेशन और पॉलिसीज को किस तरह से मतलब मेक करना है जो पॉलिटिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम सर पॉलिटिक्स से डिपेंडेंट करता है। कोई भी पॉलिसीज जो भी बनाते हैं, जैसे कि पार्टियां चेंज होती है सब, तो एडुकेशन भी चेंज होती है, तो वो सारी चीजें आएंगी सर इसमें मेरे रचना से। और सब तो सब बता ही रहे सर पॉइंट। ठीक, चलो। अब जब ये तीनों को डेफिनेशन दे दिया, अब हमको जोड़ना है किससे? पॉलिसी एंड एजुकेशन से, जिसमें हम पॉलिसी, ये किसकी है? पॉलिटिक्स, सॉरी, पॉलिटिक्स के ये अप्रोचेस है। तो पॉलिटिक्स के अप्रोचेस है, तो पॉलिटिक्स में इसको अप्लाई भी करना है। इसको सिंगल वे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब इसको जैसा कि सिलेबस में बताया, प्रिया ने बताया और सविता जी ने बताया, हाशमी जी ने बताया, सोनाली ने, सब लोगों ने बताया, लेकिन अब इसमें ये चीजें देखनी है कि सबसे पहले बिहेवियरिज्म की क्या कंडीशन होती है, व्यवहारवाद जो है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में क्या उसकी पहचान है। तो व्यवहारवाद कहता है कि मैं जो हूं राजनीति में एक दृष्टिकोण प्रदान करता हूं, एक नजरिया प्रदान करता हूं। तो कहते हैं कि बिहेवियरिज्म इज एन अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस which seeks to provide an objective, quantified approach to explaining and predicting political behavioral, मतलब कि ये भविष्यवाणी करता है। व्यवहारवाद क्या होता है? किसी के बिहेवियरल को देखकर, नेचुरल बिहेवियर जो होता है और जो बनावटी बिहेवियर होता है, उन दोनों को वो एनालाइज करता है और उसी के आधार पे एक क्वांटिफायर, एक मात्रात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। ठीक, क्वांटिफायर अप्रोच, ठीक है, क्वांटिफायर अप्रोच दृष्टिकोण आपको प्रेजेंट करता है और यह बताता है कि यह प्राकृतिक विज्ञान, पता है, यह मॉडलिंग जो है व्यवहार के साथ कितना वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसी के साथ जैसा हम लोगों को बताया कि व्यवहार, सबसे पहले पॉलिटिक्स में हम लोग व्यवहार को देखते, किसका व्यवहार अच्छा है, किसका व्यवहार अच्छा नहीं। फिर देखते कौन सिस्टम से काम कर रहा है। जब सिस्टम से काम करने के साथ साथ यहाँ पे देखते तर्क संगत विकल्प। अब ये देखेंगे कि जब हम पॉलिसीज या पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मौके पर चौका कौन मारता है। ठीक है, मौके पर चौका मारने का मतलब उसको विकल्प तो कई मिल रहे हैं, लेकिन कौन सा विकल्प सही है उसको वहां पर ये देखना होता है। तो इसीलिए इसको रेशनल चॉइस बोला गया है कि तर्क संगत, मतलब जहां पर जैसी जरूरत हो हम उस बातों को वैसे ही यूज कर ले। फिर हमारे कहीं पर भी आप जाते हो, आप जाने के बाद अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने के लिए उस कंडीशन में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते, जो भी विकल्प दिए रहते, उन विकल्पों को आप लोग क्या करते हो? टच करते हो, छूते हो, समझने के बाद उसमें आप ढल जाते हो। समझ में आ रहा पूरा? बताओ। जी सर। ना, क्योंकि इसका इसमें जो है Yes. इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन लिखा कोई नहीं, इसमें केवल एक एग्जांपल के थ्रू सेट करके और आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसके एग्जांपल सेट करके बताए जा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ मैटर नहीं है ज्यादा। फिर इसी में आपको और भी चीजें, हमने क्या लिबरल या लिबर्टी जिसको बोलते हैं, एक 3 पॉइंट और बताए थे सबसे पहले, क्योंकि ये जितने भी सेक्शन डी में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको उसको कुछ लिखाना नहीं, उसको केवल समझना है कि क्या बात कहना चाह रहा है। जैसे सबसे पहला कि पॉलिटिक्स में आपके बिहेवियरिज्म की क्या भूमिका रहेगी,
सिस्टम एनालिसिस की क्या भूमिका रहेगी और रेशनल चॉइस की क्या भूमिका रहेगी। तो बताओ नेहा, यहाँ पर इन तीनों की भूमिका क्या रहेगी पॉलिटिक्स में, बताओ। अभी शैली, इसके बाद शैली का नंबर आएगा बताने का। सर पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो हम इसमें व्यवहारवाद देखेंगे कि कैसा होना चाहिए, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कि विश्लेषण करेंगे राजनीतिक तौर पे, फिर हम उसको तर्क संगत लगा के उसमें जो बेस्ट होगा हमारा उसे चूज करेंगे। बिल्कुल। तो एक एग्जांपल के थ्रू में हम लोग सेट कर लिए ना, कि एक एग्जांपल मैंने सेट कर लिया कि एक सिस्टम। सर हाँ बोले। सर ये करिकुलम में भी तो अप्लाई हो सकता है बिहेवियरिज्म में, और ये सिस्टम एनालिसिस और रेशनल चॉइस, जो अगर हमें कोई करिकुलम अप्लाई करना है उसमें भी तो अप्लाई हो सकता है। नहीं, करिकुलम में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। करिकुलम में हम लोग काफी अलग चीज, अलग वे में लेके चलते हैं। उसमें सबसे पहले बिहेवियरल की या व्यवहारवाद को नहीं देखते हैं, उसमें सबसे पहले नीड को देखते हैं कि नीड क्या है हमारी। सर वो हाशमी मैम का कहने का सेंस ये है कि मतलब करिकुलम का डिसीजन लेने में वो प्रशासनिक लेवल पे होता है, तो वहां पे इन तीनों का ध्यान देंगे कि जो लोग डिसीजन ले करता होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि क्या व्यवहारिक रूप से ये चीज सही है कि नहीं, क्या ये पूरे तंत्र पे लागू किया जा सकता है नहीं, क्या ये बच्चे की उम्र और अनुभव क्षमता इन सब रुचि के हिसाब से ये तर्कसंगत है कि नहीं। उनके कहने का सेंस ये प्रशासनिक लेवल पे है कि डिसीजन लेने में कि ये करिकुलम हो या ना। अगर जब कभी आप डिसीजन लेने की बात करोगे तो एक चीज में और जोड़ के तब आप बात करेंगे, इसमें नीड जरूर जोड़ देंगे, ठीक है। नीड जोड़ देंगे तब जाके आपका तो करिकुलम में जब जुड़ता व्यवहारवाद की है। बात यहाँ पर करेंगे सर, पॉलिटिक्स में कभी भी नीड को नहीं देखते, बल्कि वो अपने तरीके से उस चीज को चलाना चाहते हैं। नहीं सर, देखिए राजनीति को समझने के यहाँ तीन उपागम दिए गए। जब व्यवहारवाद आएगा तो व्यवहारवाद में तो सब कुछ बच्चे का आ ही गया। व्यवहारवाद में सब कुछ नहीं आता बच्चे का ना। आप ये कहो कि व्यवहारवाद जानते हैं क्या होता है? देखिए, व्यवहारवाद की सही डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, समझाना चाहूं कि व्यवहारवाद ये होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाला करना सीख जाए। बच्चे का मन न हो या ना हो, लेकिन हम डेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब जैसे इसका एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे क्लास, जैसे मान लो आपके घर में छोटा बच्चा है, वो स्कूल का काम नहीं करता है, अब उसका मन तो नहीं है लेकिन नीड तो हमारी है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी नीड नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको सिखाते हैं ना। एक दिन मैंने लालच दिया, चलो चॉकलेट देंगे, दूसरे दिन मैंने कहा घुमाने ले चलेंगे, तो ये व्यवहारवाद की कंडीशन। जबकि हम लोग करिकुलम में जब देखते हैं तो करिकुलम में नीड के अकॉर्डिंग हम ये सिस्टम को लाते हैं। जैसे आपने कहा कि जो डिसीजन करते हैं, डिसीजन वाले भी देखते हैं कि सबसे पहले नीड क्या होनी चाहिए। यहाँ पे तो व्यवहारवादी उपागम की बात की जा रही ना। नहीं, व्यवहारवादी उपागम की बात नहीं, यहाँ पर पूरे 3 पॉइंट्स की बात करी जा रही है। क्या ये तीनों हाशमी जी का कहना है, क्या ये तीनों पॉइंट्स को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी, अप्रोचेस लिखा तो है, अप्रोचेस के अंतर्गत तीनों ये जो हमारी पॉलिसी बनती है इसमें भी तो अप्लाई हो सकता है। इसमें पॉलिसी में अप्लाई हो सकता है, पॉलिसी, हाँ, करिकुलम में अप्लाई नहीं करेंगे ना, करिकुलम के लिए डेफिनेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि वो पॉलिसी जो बनती है वो हमारी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बनती है ना, तो ये तो हमारे पॉलिटिक्स में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात बोल रही है ना, कि वो स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजें जैसे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया कि हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, जबकि वो चीज सही नहीं थी, लेकिन उसने अपने हिसाब से वहां कर दिया। तो वहां पे मुद्दा जब उठा तो यही हुआ कि ये बच्चे के बिहेवियरिज्म को ध्यान में रख के नहीं किया गया, दैट्स व्हाई ये अनफेयर है। ये चीज हुआ, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो चीजें मतलब एक बिहेवियरिज्म मैटर पे नहीं सही है। तो पॉलिटिक्स में इसको कहा जाता है कि भाई ये बिहेवियरिज्म अप्रोच को मतलब के साथ अनफेयर है। तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल की बात की गई। देखिए आप अप्रोचेस लिखा गया, अप्रोचेस के अंतर्गत व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण और तर्कसंगत विकल्प कहा गया है। That's why हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमको समझना है, करिकुलम या सिलेबस का अगर हम लेकर चलेंगे
तो वो इसके इसके इसको इन स्टेप्स को या इन अप्रोचेस को हम लोग नहीं लाएंगे, बल्कि इसके साथ और भी चीजें जुड़कर तब ये आएंगी ना, अकेले यही तीनों को नहीं मानेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या अगर बात करें, ठीक, पॉलिटिक्स में बात करें तो पॉलिटिक्स में यही तीन का यूज करने के लिए अप्रोचेस को बताया है। फिर इसमें आपका आता है लिबर्टी या लिबरल आता है, क्या आता है उदारवादी, उदारवादी आता है जिसको लिबर्टी बोलते हैं। रूढ़िवादी और फिर इसके बाद क्या आता है आपका रूढ़िवादी, रूढ़िवादी आता है जिसको हम लोग क्या होते हैं कंजर्वेटिव ना, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है आपका समालोचनात्मक, क्रिटिकल, जी क्रिटिकल, ठीक, समालोचनात्मक जिसको बोलते हैं क्रिटिकल। चलो वन बाय वन, उदारवादी का मतलब बताओ क्या होगा उदारवादी। तो उदारवादी में जब कभी हम पढ़ते हैं तो उदारवादी का मतलब होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं जो स्वतंत्र हो, जिसमें हम लोग इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद लाते हैं, स्वतंत्रता लाते हैं, ठीक है, समानता लाते हैं, सहनशीलता लाते हैं, सहमति लाते हैं, संविधानवाद लाते हैं, इत्यादि शब्द जितने भी होते हैं, इसमें कुल मिला के कह सकते हैं जो उदारवादी व्यक्ति होता है उसमें निगेटिविटी नहीं होती है। तो इसमें निगेटिविटी किसी जो उदारवादी व्यक्ति होगा वो सभी को एक्सेप्ट करेगा, किसी की बात को नकारेगा नहीं, किसी बात का विरोध नहीं करेगा, बल्कि वो किसी और वे में ले जाकर आपको आपकी बात को वो समझाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें हमेशा पॉजिटिविटी दिखेगी, निगेटिविटी नहीं दिखेगी आपकी, क्लियर। जबकि आप रूढ़िवादी में जाओगे तो रूढ़िवादी क्या होता है, पुराने ही ढर्रे पर जो चलता है, हिसाब से लागू ना हो पर हम इसके विरुद्ध जो चलती आ रही है, हाँ, मॉरल रूल, ये हमारे रूढ़िवादी में आएगा। ठीक, तो रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी में क्या होता है कि व्यक्तियों की मदद करने, मान लो किसी व्यक्ति की अगर आप मदद करते तो मदद करने की जो भूमिका होती है एक निश्चित सीमा तक होती है। कहते हैं कि प्रमोट ए लिमिटेड गवर्नमेंट रोल इन helping individual promotes a limited government role in helping individual economically support, ठीक है, support traditional values and facilities। तो ये सब चीजें लेकर आते हैं। कहते हैं व्यक्ति की किसी व्यक्तिगत रूप से किसी की मदद करते हैं तो सरकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देते, एक सीमित दायरे में उसको उसकी सहायता करते, आर्थिक रूप से या पारंपरिक मूल्य जो होते हैं उनके जीवन शैली का समर्थन करते हैं, आर्थिक रूप से उनके पारिवारिक जीवन को जीने का तरीका हम उनको लिए हेल्पफुल बनाते हैं। तो कुल मिला के इकोनॉमिकल हेल्प भी करते, सब की सब क्या होती है आपके रूढ़िवादी पुराने तौर तरीकों से हम लोग का चलता है। तो रूढ़िवादी को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। क्यों शैली बताओ रूढ़िवादी क्या होता है। आवाज आ रही? हेलो, हाँ बोलो। जी सर। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जो हमेशा जो जिस ट्रेडिशनल नहीं बोले कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेशन बोलते हैं, जिसमें पुरानी परंपरा को लेकर चले आते हैं और अपडेट होने को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि अगर हम अपडेट करेंगे अपने आप को तो कहीं ना कहीं हमारी गलत हो जाएगी। उनको एक डर बना रहता है उनके अंदर, एक रूढ़िवादियों के अंदर, कि इसमें क्या है, कह सकते हैं कि इसमें निगेटिविटी ज्यादा होती है पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग। ये अपने आप में बदलाव करना नहीं चाहते हैं। ये अगर बदलाव भी करते हैं ना बहुत ही सावधानी से कदम फूंक फूंक के रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये है आपका रूढ़िवादियों की बात कहते हैं। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, नेहा शायद बोल रही थी, बोलो।
चलो नो सर, हमने ही बोलना ठीक, था। ओके। अब आता है समालोचनात्मक की बात। समालोचनात्मक सिद्धांत में क्या होता है? तो समालोचनात्मक सिद्धांत एक प्रकार से अगर देखा जाए तो समाजवादी या सामाजिक सिद्धांत है, जो समाज के संपूर्ण समाज को समझने के बजाय उनकी आलोचना करने की आलोचनाओं पर उन पर ध्यान देते हैं। आलोचना या समालोचना का मतलब होता है कि कोई एक चीज है, मान लो कोई एक विषय वस्तु है, उनमें क्या क्या कमियां हैं उनको निकाल, और कमियों को ऐसे निकालेंगे कि वो आपको बुरा भी नहीं लगेगा और आप उस कमी को दूर भी कर लोगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल या समालोचनात्मक बोलते हैं, कि समान आलोचना करना। उसमें कुछ अच्छाई बताया, अच्छाई के साथ साथ कह दिया अगर ये थोड़ी सी चीज आप निकाल दो ना तो आप बहुत अच्छा हो जाओगे। ठीक, अगर आप किसी को कहोगे तो वो मान जाएगा, लेकिन कहोगे नहीं आपके अंदर ये कमी है तो वो क्या होगा? बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए इसको क्रिटिकल जैसे थ्योरी माइक्रो के अंदर टीचिंग में लेकर करते हम लोग हैं, आते हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? जो हम लोग माइक्रो टीचिंग में करते हैं ना, जैसे बच्चे पढ़ा रहे होते हैं और हम लोग माइक्रो टीचिंग में उनको ऐसे ही तो समझाते हैं, मतलब उनकी कमियां भी निकालते हैं और उस चीज को हटाकर अच्छी चीज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन उनको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हाँ, जैसे माइक्रो टीचिंग आप करने जाते हैं तो सबसे पहले 45 या 30 डिग्री का, शायद 45 डिग्री का एंगल बनवाते हैं, ताकि जब कभी हम बोर्ड पर खड़े हों तो आधा हमारी पीठ कभी ऐसे नहीं होती है। अगर आपको ट्रेंड टीचर की जानकारी अगर आपको करनी है तो आप उसको बोर्ड पे खड़ा करोगे तो वो जो है अगर ऐसे खड़ा होगा जिसमें आपको पीठ नहीं दिखाई देगी तो समझ लेना उसने ट्रेनिंग करी है, लेकिन जो ऐसे पीठ लेकर खड़ा हो गया समझ लो उसने कभी भी टीचिंग करी ही नहीं होगी, माइक्रो टीचिंग या बीएड प्रशिक्षण में बीएड ट्रेनिंग कोर्स उसने सही तरीके से नहीं किया होगा। तो इन सब चीजों से हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसा कि अभी सविता जी ने हम लोग को बताया, तो जब माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो टीचर जो है सामने बैठे होते हैं और स्टूडेंट पढ़ाता है। तो स्टूडेंट जब पढ़ाता है तो वहां पर जैसे बच्चों को बार बार बोलना है, जैसे आप छोटी कक्षाओं में जाओगे तो कहते हैं कि बीएड टीचिंग में बच्चों को आप नहीं बोला जाता, छोटी कक्षाओं के लिए ये ऐसी संभावना है। जब हम कर रहे थे तो ऐसा उन्होंने बताया था हमें ना, तो वो चीजें। अब जैसे वर्डिंग पर ध्यान देना है कि जैसे आप बोल रहे हो तो बोलते समय आपके हाथ में चौक नहीं होनी चाहिए, डेस्टर नहीं होना चाहिए। जब आपको जरूरत हो तब आप चौक उठाओ, चौक उठाने के बाद लिखो। ये सब ट्रेनिंग के दौरान सीखे जाते हैं और इसमें ही बच्चों की 5-6 कमियों को लिखते हैं, कुछ अच्छाइयों को लिखते हैं, तो वो देखता है कि किसमें अच्छा है किसमें कम है, उसको आके कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? बताओ। जी सर। जी सर। सर समाज मतलब ये क्रिटिकल में ही टिप्पणी भी आती है? टिप्पणी कैसे, इन द सेंस? मतलब जैसे हम कोई कुछ बोलता है या कुछ भी बताता है तो जो टिप्पणी की जाती है, हाँ, मतलब टिप्पणी कह कमेंट सकते की हैं इसको। जाती है टिप्पणी को उसमें। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रिटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं कमेंट, क्रिटिक्स बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज बिल्कुल को, बिल्कुल। रिव्यू जी देते हैं। जी सर। कमेंट अलग कमेंट्स हो बोलते जाएगा हैं, ना टिप्पणी सर, का कमेंट कमेंट्स वो बोलते अलग थे ना। चीज। ठीक है ठीक है। हम कमेंट्स थोड़े करते हैं बच्चों के पढ़ाने पे, हम तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज अलग हाँ है, वही है। हाँ, कमेंट टिप्पणी करना वही है, अलग है मुझे सर। लग रहा है कि कमेंट से टिप्पणी हम क्या रिव्यू होगा? देते हैं हम लोग उसको, कमेंट का मतलब देखो, कमेंट का फीडबैक मतलब देना हो होता गया। है सर किसी को टिप्पणी कैसे बात हो जाएगा? बोलना। टिप्पणी तो नहीं होना चाहिए। टिप्पणी कैसे हो जाएगा सर इसमें? मोस्ट चलो ऑफ द चलो ठीक टाइम है ठीक है, निगेटिव उनके होता है, पूछने बट का मतलब था कि क्रिटिसिज्म इसमें जो हो होता सकता है है कि वो नहीं हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है और अगले को दोनों पता होता है। नहीं चलता कमेंट है में जो होता है वो हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है निगेशन की। देखिए, कमेंट निगेटिविटी। में और फीडबैक दिया जाता है, क्रिटिकल फीडबैक। वाले में अंतर इतना होता है, मैंने जैसा बताया सबसे पहले इसमें आपको पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव की दोनों संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव के साथ दोनों एक दूसरे